हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय चैनल सीजीपीएससी टॉपर एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास कब से चालू हुआ है, कब से इसका प्रमाण मिला है कि छत्तीसगढ़ भी हमारे भारत का एक राज्य था। ओके, उसके बाद देखेंगे मौर्य युग, फिर देखेंगे सातवाहन युग में छत्तीसगढ़। तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा। जो बिगनर है, जो बच्चे अभी तक छत्तीसगढ़ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बहुत ही सफिशियंट रहेगा। पूरी जानकारी इसमें दे दी गई, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब इसमें बताया जाएगा। और जो बच्चे अभी मेंस दे रहे हैं या फिर प्री देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उनके लिए भी छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल पॉइंट आउट कर लीजिएगा। जो जो पॉइंट आपको बताया जाएगा उसको अच्छे से लिख लेना है। और देखिए, बर्डन लेके, बोझ लेके कुछ नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। कोशिश करते हैं कि हफ्ते में आपको 3 से 4 वीडियो जो इम्पोर्टेंट है वो अपलोड किए जाएं, ताकि आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए सीजीपीएससी के बारे में। हमारा चैनल जो है सीजीपीएससी के लिए ही बना हुआ है। तो देखिए, जो व्यापम भी बच्चे दे रहे हैं वो भी छत्तीसगढ़ तो पढ़ेंगे ही, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, सबसे पहले इसको समझिए। तो मैंने लिखा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास शुरू हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व किसे कहते हैं? तो जो बुद्ध काल था, जो भारतीय इतिहास में बुद्ध काल को ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी भी कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध काल आप गौतम बुद्ध पढ़े हैं। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, उन्हीं के नाम से ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी कहा जाता है। इस युग का प्राचीन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। ठीक है, इस युग से भारतवर्ष का इतिहास क्रमबद्ध रूप से प्राप्त होता है। तो पहले जो भारत का इतिहास था वो बिल्कुल भी क्रमबद्ध नहीं था, लेकिन जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आता है, जब गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, उसके बाद से ही भारत का इतिहास जो है क्रमबद्ध रूप से ही चला। उसके बाद देखिए, तो छत्तीसगढ़ कौशल जनपद में सम्मिलित था। मैंने लिखा है छत्तीसगढ़ कौशल जनपद में सम्मिलित था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत भूमि, आप लोग को पता ही होगा, जनपदों एवं महाजनपदों में विभक्त थी। हम हिस्ट्री इतिहास पढ़ेंगे तब उसे देखेंगे। अभी ये समझ लीजिए, जो कि भारत भूमि जनपदों एवं महाजनपदों में विभक्त थी, उन्हें बांटा गया था। जो भूमि थी अलग अलग जनपद और महाजनपद में उन्हें बांट दिया गया था। तो जो छत्तीसगढ़ था वो कौन से जनपद में आया था? वो कौशल जनपद में आया था। ठीक है, कौशल जनपद में छत्तीसगढ़ हमारा सम्मिलित था। उसके बाद देखिए, जो गौतम बुद्ध हैं, वो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो गौतम बुद्ध क्या किए थे? छत्तीसगढ़ का भ्रमण किए थे। तो गौतम बुद्ध जब छत्तीसगढ़ का भ्रमण किए, तो यहाँ 3 मंथ तक यहाँ पे निवासरत थे। यहाँ निवास उन्होंने किया था। छत्तीसगढ़, ये प्रमाण मिलता है कि गौतम बुद्ध ने 3 माह तक यहाँ निवास किया था। उसके बाद देखिए, अब ये आपको समझाने के लिए था, छत्तीसगढ़ का इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही शुरू होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको सीधे यहीं से लिखना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि बुद्ध जी के नाम से जाना जाता है, बुद्ध काल के नाम से जाना जाता है, तो आप अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख दीजिएगा। उस मौर्य युग देखिए, तो मौर्य युग क्या था? जो इतिहासविद हैं, हमारे इतिहासविदों की धारणा है कि छत्तीसगढ़ जो है मौर्य साम्राज्य का ही एक भाग था, जिसे छत्तीसगढ़ कहा गया है। तो हम लोग कैसे मानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का भाग था छत्तीसगढ़? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ से जो है अभिलेख मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं जो कि मौर्य कालीन थी। मुद्राएं जो राजा चलाते थे, वहां की, जैसे पैसा हमारे यहाँ है, वहां की मुद्राएं होती थी उस जमाने की। तो जो मौर्यकालीन मुद्राएं थी वो हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पे प्राप्त हुई हैं, एवं अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ? अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो अशोक हमारा मौर्य काल का राजा था, अशोक बहुत फेमस राजा है, उसके अभिलेख छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तोसली से। एवं देखिए, सरगुजा के समीप जो जोगीमारा गुफा है, सीता बेगरा गुफा है, सीता बेगरा गुफा में जो नाट्यशाला है रामगढ़ की पहाड़ी में है। तो देखिए, ये जो नाट्यशाला है वो मौर्यकालीन साम्राज्य को प्रमाणित करता है कि यहाँ पे मौर्यकालीन साम्राज्य था। ठीक है, क्योंकि जो लिपि लिखी गई थी, जो यहाँ पे लिपि बरामद हुई है इन गुफाओं से, वो किसकी थी? मौर्यकालीन थी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो किन किन जगहों से प्राप्त हुए हैं, ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्यकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं।
ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। रायगढ़ जिले के जो सारणगढ़ है, रायगढ़ जिला का जो सारणगढ़ यहीं पे है, वहां से सिक्का प्राप्त हुआ। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा से सिक्का प्राप्त हुआ। ठठारी और रायपुर जिले के तारापुर में मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। एवं देखिए, अगर मेंस में क्वेश्चन उठाता है मौर्य युग से, तो उसमें भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभिलेख मिले, मुद्राएं मिली है, उसमें फुल नंबर आपको मिलेगा अगर आप लोगों ने इतना लिख दिया। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, छोटा क्वेश्चन ही पूछेगा, तो आपको अच्छे से इसको लिखने आना चाहिए। तो इससे जो मुद्राएं और सिक्के मिले, अभिलेख मिली, इससे क्या पता चला कि जो छत्तीसगढ़ था वो मौर्य साम्राज्य का ही एक भाग था, जो कि वहाँ के बहुत फेमस अशोक थे, जो राजा थे, उनके अभिलेख भी छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे सातवाहन युग। अब सातवाहन युग देखिए, तो सातवाहन युग क्यों स्थापित हुआ? क्योंकि मौर्य शासन की समाप्ति के पश्चात भारत की राजनीति की एकता जो थी विलुप्त हो गई थी, बिल्कुल गुम सी गई थी। तो देश के विभिन्न भागों में अलग अलग राजवंशों की सत्ता स्थापित हो गई थी। जो देश के विभिन्न भाग थे, वहां पे हर क्षेत्र में अलग अलग राजवंश स्थापित हुए थे। इसी क्रम में जो कि दक्षिण भारत में सातवाहन ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित हुई। इस सातवाहन वंश ने छत्तीसगढ़ पर लंबे समय तक राज्य किया। जो दक्षिण भारत था वो ब्राह्मणों के लिए, सातवाहन वंश जो थे ब्राह्मण थे, उनकी सत्ता स्थापित हो गई थी। उन्हीं की सत्ता में छत्तीसगढ़ आ चुका था। ठीक है, यहाँ पे राज किसका हो गया था? सातवाहन वंश का राज हो गया था। उसके बाद देखिए, इस सातवाहन वंश ने जो कि लंबे समय तक राज किया था, तो हमें पता होगा कि यहाँ से भी इनके शिलालेख प्राप्त होंगे, मुद्राएं प्राप्त होगी। तो देखिए, अब मुद्राएं कहाँ से मिली है इसको देख लीजिए। तो रायगढ़ जिले के जो बालपुर ग्राम है, रायगढ़ जिला का जो बालपुर ग्राम है, एवं बिलासपुर जिले का जो मल्हार है, ये पास में ही है मल्हार। तो वहां तो जो सातवाहन युग के जो शासक थे, अपीलक उनका नाम था, ये सातवाहन युग के शासक थे, उनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। 2 जगह से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, रायगढ़ के बालपुर से एवं बिलासपुर के मल्हार से। ठीक है, अपीलक शासक की मुद्राएं प्राप्त हुई है। उसके बाद देखिए, सातवाहन युग के एक राजकुमार थे जिनका नाम था वरदत्त। ठीक, राजकुमार का नाम जो था वरदत्त था। उनका जो शिलालेख है वो शक्ति दमाऊ दरहा, जो अभी गुंजी के नाम से जाना जा रहा है, वहां मिला है। ठीक है, शक्ति के गुंजी से वरदत्त का शिलालेख मिला है, जो कि प्राकृत भाषा में है। तो हम लोग जानते हैं प्राकृत भाषा में जैन भाषा का रूप है प्राकृत भाषा। ठीक है, जैन जो बोलते थे, जो लिखते थे, वही है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा उसी को कहते हैं। तो प्राकृत भाषा में शिलालेख लिखा गया है, जो कि शक्ति गुंजी से प्राप्त हुआ है। तो हमें क्या पता चलता है, जो राजकुमार वरदत्त थे वो अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान दिए थे। इसका भी प्रमाण मिलता है कि उन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान दी थी। बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, 1000 गाय बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये प्रमाण मिलता है कि जो वरदत्त राजकुमार थे सातवाहन युग के थे एवं ब्राह्मणों को 1000 गाय दान दिए थे। उसके बाद देखिए, काष्ठ शिलालेख जो कि सातवाहन युग का ही था, वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? किरारी ग्राम से प्राप्त हुआ है, जो कि 1921 में प्राप्त हुआ है। अब किरारी कहाँ है? किरारी जो कि जांजगीर चांपा का एक ग्राम बोल सकते हैं, तो वहीं पे है। वहां से काष्ठ शिलालेख प्राप्त हुआ। काष्ठ मतलब होता है लकड़ी का शिलालेख। ठीक है, काष्ठ को लकड़ी बोलते हैं। तो लकड़ी का शिलालेख किरारी से 1921 में प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए, अब देखिए, जो नागार्जुन थे, बौद्ध भिक्षु थे, जब वो छत्तीसगढ़ पधारे तो यहाँ पे सातवाहन शासकों ने ही उन्हें 5 मंजिला संघाराम, जो बिल्डिंग थी उसका नाम संघाराम था, तो 5 मंजिला बिल्डिंग बनवाई थी। किसके लिए बनवाई थी? नागार्जुन के लिए बनवाई थी। सातवाहन युग के शासकों ने ही बनवाया था। ठीक है, तो इतना जो बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। छोटे छोटे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, ताकि जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं या फिर ज़्यादा बोझ लेके ना पढ़ें, आराम से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।